निदान चैप्टर नंबर 9 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। विद्रिधि निदान बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। अभी रिसेंटली इस चैप्टर से पूछा गया था AIA PGET में पूछा गया है इससे क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो विद्रिधि जो है टोटल कितने टाइप्स की होती है? 6 प्रकार की विद्रिधि होती है और जिसमें 5 दूष्य होते हैं और अंतर जो विद्रिधियाँ होती हैं वो कुल 10 होती हैं। आचार्य चरक ने 9 मानी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आता है इसे पढ़ने में। कुछ एक एक वर्ड ही इम्पॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे, है ना। छोटा सा ही चैप्टर है, इसको ख़त्म कर देंगे। अभी 1 मिनट रुकेंगे। आई हुई है। सबसे पहले समप्राप्ति देखेंगे हम लोग श्लोक में। श्लोक नंबर 4 में फर्स्ट हाफ हाईलाइट करेंगे। त्वक रक्त मांस मेदांसी प्रदूष्य अस्थि समाश्रिता। त्वक मांस त्वकाक्त मांस मेदांसी प्रदूष्य अस्थि समाश्रिता दोषा शोफम शनैर घोरम जनयत्य उच्छ्रिता भृशम। तो यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे त्वचा, रक्त, मांस और मेद। कैसे याद रखेंगे इसको? TRMMA तेरा मामा अस्थि, इस टाइप से याद रखेंगे। तेरा से त्वचा, MMR से भी याद रख सकते हैं। MMR से और भी हम आगे पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं MMR से दूष्य, इसलिए मैं ये थोड़ा अजीब ट्रिक है, पर इससे याद हो जाए तो अच्छा रहेगा। M फॉर मांस एंड मेद, अस्थि से अस्थि। तेरा, रा से रक्त, त से त्वचा, त्वक रक्त मांस मेद अस्थि। MMR TA से भी याद कर सकते हैं हम लोग। MMR, M फॉर मांस, M फॉर मेद, R फॉर रक्त, T फॉर त्वचा एंड A फॉर अस्थि। MMR से आगे कई सारी दूष्य हैं तो इसलिए मैंने वो नहीं करवाया है पहले नंबर में। तेरा मामा अस्थि से आप लोग याद रख सकते हैं। विद्रिधि के भेद जो होते हैं वो 6 होते हैं। ये जो श्लोक नंबर 5 है इसका फर्स्ट हाफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है महामूलम रुजावंतम वृत्तम च अप्य अथवा आयतम। ये कौन सी व्याधि है? तो ग्रंथि आता है, विद्रिधि आता है, विसर्प आता है, गलगंड आता है ना। इनमें बहुत सारे सिमिलर श्लोक हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं, इतनी सारी डिजीज़ पढ़ने वाले हैं एक ही चैप्टर में। 4 ग्रंथि, अपची, अर्बुद, गलगंड, विसर्प, नाड़ी, स्तन रोग, वृद्धि, उपदंश, श्लीपद, ये इतने सारे जो हैं ये सिर्फ 2-3 अध्याय में ही इतनी सारी डिजीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इतना कन्फ्यूजन होगा ना इनको पढ़ते समय, तो आप एक स्टिकी नोट्स में ये वाली लाइन लिख लेंगे दूष्य, और जो इम्पोर्टेंट श्लोक है वो है ना, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन कौन से श्लोक हैं। तो इसका आप स्टार्टिंग पे अभी से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक आने वाले हैं सारे। और छोटी छोटी सी व्याधियाँ हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्याधियाँ हैं, क्योंकि इनसे एक बहुत बड़ा चैप्टर नहीं आता है, बहुत बड़ी चिकित्सा नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ों पे आजकल ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं एग्ज़ाम्स में। आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत कम ही रक्तपित्त से या फिर कुष्ठ से या जो बड़ी व्याधियाँ हैं अपस्मार, उन्माद, इनसे कम क्वेश्चंस पूछे। जो छोटी छोटी सी व्याधियाँ हैं दोष पूछ लेंगे और भेदों के की संख्या पूछ लेंगे, कितने भेद हैं। इस टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चंस छोटी छोटी व्याधियों के ज़्यादा पूछे जाते हैं आजकल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, भेद भी अलग से लिख लेंगे, VPKRS और आगंतुज। जो विद्रिधि है उसका मूल जो होता है वो बड़ा होता है, महामूलम रुजावंतम। पेनफुल कंडीशन रहेगी
और वृत्तम गोल गोल सा शोफ रहेगा, चाप्य अथवा आयतन मतलब फैला हुआ सा रहेगा, लंबा दीर्घ रहेगा, ठीक है। और आगे षड्विधम दोष के अनुसार बोला गया है, 6 प्रकार के होता है। बाकी फर्स्ट हाफ ही इम्पॉर्टेंट है, श्लोक नंबर 4 और 5 दोनों का, दोनों ही पूछे जाते हैं, ठीक है। हम आगंतुज को शतज भी बोलते हैं, VPKS शतज और रक्तज या आगंतुज। क्षतेन अप्य असृजा ऐसे वर्ड आता है, तो आगंतुज से भी आया है क्वेश्चन और शत से भी आया है, तो एक ही बात है, ठीक है। ये याद रखना है। रक्तज विद्रधि होती है और रक्तज बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम वातिक पढ़ेंगे। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। पहला तो बहुत सिंपल सी है, सिंपल सा ही कलर है, कृष्ण और अरुण, ये वात में ही होता है, इम्पॉर्टेंट है, हाईलाइट करेंगे सेकेंड हाफ में। फर्स्ट वर्ड चित्रोत्थान प्रपाकः, श्लोक नंबर 8 में हाईलाइट करेंगे सेकेंड हाफ में फर्स्ट वर्ड क्षिप्रोत्थान प्रपाकः। श्लोक नंबर 9 में सेकेंड हाफ फर्स्ट वर्ड चिरोत्थान प्रपाकः, ये पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चित्र, चित्र आता है वात में, कैसे याद करेंगे, चित्र विचित्र, वी फॉर वात, चित्र विचित्र, ठीक है। क्षिप्र, क्षिप्र मतलब बहुत ही फटाफट, है ना, जो फटाफट फैलता है, वो क्या होता है, आग, आग फैलेगी ना फटाफट से, है ना, जैसे ही वायु की उसे सपोर्ट मिला, फटाफट से पूरे जंगल में, पूरे खेत में आग फैल जाती है। अभी मैं जा रही थी, कल ही मैं ट्रेन में थी, आ रही थी बागेश्वर धाम से, तो खेतों में पूरी सलंग आग लगी हुई है ना। आग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब हमारी खेती होती है, मेरे पापा ने एक वीडियो भी डाली है इस पर, उनका एक चैनल है KP त्रिपाठी नाम से, वो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं भेजूँगी आप लोगों को, कि जब भी खेती होती है और खेती ना भी हो तो भी हमारे जो सॉइल होता है उसमें बहुत सारे ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो हमारी खेती के लिए, ज़मीन के लिए, धरती के लिए उपजाऊ के रूप में वो बहुत अच्छे होते हैं, है ना, एक लाइफ बनाते हैं धरती को। और जब हम आग लगाते हैं तो पेड़ों के साथ जो आसपास के बड़े पेड़ होते हैं उन पे भी लपटें आती हैं, वो भी सूखते हैं और वो समूल कीड़े मकोड़े नष्ट होते हैं, है ना। जाने अनजाने में बहुत सारा एक बंच ऑफ लिविंग हम ख़त्म कर देते हैं, तो बहुत पाप भी लगता है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ख़राब है। फिर और आगे चल के कितना पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन, पूरा जो अस्थमा वाला जो एक बेल्ट होता है कि अस्थमा हुआ, नाक बहना, आँखों से आंसू आना, गला ब्लॉक होना, वो सारे आसपास के गाँव में होता है। छतों में कोने में काला काला हो जाता है, तो पूरा आसपास का एरिया अफेक्ट होता है, तो ये बहुत ही गलत हैबिट है, कभी भी हमें जलाना चाहिए। खेती हम ट्रैक्टर चला सकते हैं, कुछ और भी बहुत सारे उपाय हैं, बट आग कभी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्षिप्र से मैं बता रही थी, पित्तज में क्षिप्र आता है और कफज में चिर आता है। चिर उत्थान, चिर मतलब लेट, है ना, सारा कफ वाला ढीला ही काम रहता है हमेशा, चिर मतलब लेट, चिर उत्थान धीरे धीरे उठता है, ठीक है। पाक भी धीरे धीरे होता है, तो यहाँ पे ये 3 वर्ड ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पैतृक विद्रधि में हाईलाइट करेंगे पक्व उदुम्बर संकाश, ज्वर दाहवान, उदुम्बर कूलर के समान विद्रधि रहेगी, ज्वर दाह सामान्य पित्त के लक्षण है। कफज में याद रखना है शराब, शराब जैसा, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना है, शराब। बाकी पांडु, शीत, स्तब्ध, अल्प वेदना, ये सारे सामान्य कफ में, ये सभी में मिलते हैं ना, जितने भी हम कफ से रिलेटेड व्याधियाँ पढ़ेंगे सब में यही मिलेगा, कंडू,
इसमें कंडू नहीं है पर कंडू भी मिलेगा सभी में। इसमें भी है स कंडुष्य कपोत्थितम, कंडू भी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है सन्निपातज। फर्स्ट हाफ इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। नाना वर्ण रुजा स्त्रावो घाटालो विषमो महान। ये पूछा गया है किस व्याधि के संदर्भ में आया है। घाटालो विषमो महान ना, अनेक प्रकार के कलर्स और अनेक प्रकार की रुजा पीड़ा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्त्राव पस निकलते हैं। और घाटाल मतलब उभरी हुई, उभरा हुआ, घाटालो मतलब उभरा हुआ शोथ होता है। विषम प्रकार का बड़ा शोथ होता है। महान मतलब बड़ा, विषम मतलब कभी ऊंचा नीचा टेढ़ा मेढ़ा एक समान नहीं होता है। टेढ़ी मेढ़ी बड़ी और विषम रूप से पकने वाली होती है विद्रति। अंतर विद्रिधियाँ देखेंगे। सॉरी, आगंतुज है, आगंतुज को हम शतज भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगंतुज में सेकेंड हाफ हाईलाइट करेंगे। सेकेंड लाइन 13 नंबर का श्लोक, ज्वर तृष्णा च दाहश्च जायते तस्य देहिना। ये देख के लगता है कि ये पित्तज का है ना। ज्वर भी, तृष्णा भी, दाह भी पित्तज ही टिक करेंगे, बट पित्तज में याद रखना है पक्व उदुम्बर से ही पूछा जाएगा या फिर क्षिप्र से पूछा जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें याद रखना है। श्याव इसमें ये कलर आता है, ये भी थोड़ा हाईलाइट करना है। श्याव पक्व उदुम्बर संकाशम श्यावो ज्वर दाहवान। ज्वर दाहवान हम लोग अभी रक्त में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे एक वर्ड आता है तीव्र। देखो रक्तज विद्रधि में श्याव तीव्र दाह रुजा कर, तो रक्त में तीव्र दाह होगा, बहुत ज़्यादा जलन होगी। तो तीव्र वर्ड जो आता है वो रक्तज में आता है और तीव्र पित्तज में नहीं आता, ठीक है। तो तीव्र रक्त ऐसे याद करो। और सन्निपातज में ऐसे याद करेंगे, घाटा सारा, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो सारा घाटा जो है वो तेरा ही है, मैं तो मौज कर रही हूँ, ठीक है। तो सारा घाटा ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं बता रही हूँ। घाटा वाला समझ आएगा कि आगंतुज में तो नहीं था, रक्तज में तो नहीं था, क्योंकि ये बहुत इनिशियल स्टेज है। फर्स्ट बार में हम पढ़ते हैं ना तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जैसे मैं याद करवा रही हूँ वैसे ही कर लीजिए बिना किसी डाउट के, क्योंकि अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ना उसमें समझ आएगा कि कितना डिफ़िकल्ट है। और ये छोटे छोटे सारे टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में है, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है इसमें। निदान में कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। फोर्थ ईयर में सारी चीज़ें आप देखना विद्रिधि, और पूछा भी गया है ये, ठीक है। तो ये पित्तज का नहीं है, आगंतुज वाला लगता है पित्तज का है पर वो नहीं है, ठीक है। ज्वर तृष्णा च दाहश्च जायते तस्य देहिना विद्रधि रागंतु, पित्त विद्रधि, पित्त के भी लक्षण आएंगे और राग भी रहेगा इसमें ना। राग है, रेड है तो राग तो रहेगा ही सही। नेक्स्ट हम देखेंगे, सॉरी आगंतुज है मतलब किसी ने चोट मारा है तो ब्लीडिंग होगी ना, तो राग आया हुआ है इसलिए, ठीक है। रक्त विद्रधि में कृष्ण स्फोटा आवृता को सर्कल कर लेंगे बस। कृष्ण स्फोटा आवृता, जो रक्त है वो काला हो जाएगा, काले कलर के फोड़े फुंसी निकलेंगे, ठीक है। और श्यावस तीव्र, ये तो मैंने बता ही दिया पहले, ठीक है। असाध्य विद्रधि देखेंगे, क्या है, सन्निपातज विद्रधि ही असाध्य है।
अब हम आभ्यंतर विद्रिधियाँ पढ़ेंगे। कुल हमें 10 विद्रिधि पढ़ना है। जिस हिसाब से मैं याद करवा रही हूँ वैसे ही आपको याद करना है। इसकी एक टेबल बनाना है। टेबल बनाते जाएं फटाफट से, मैं बोलती जाऊंगी और आपके हाथ चलते जाना चाहिए। जो ट्रिक लिखवा रही हूँ वो भी चलते जाना चाहिए, दिमाग में सब बैठते जाना चाहिए। एट द सेम टाइम सारे काम करना है। दिमाग को, अपने आप को इतना फ्री नहीं रखना कि किसी थर्ड ऑब्जेक्ट, किसी थर्ड पर्सन के बारे में या किसी थर्ड यूज़लेस बात के बारे में हम सोचें। इतना बिजी रखो अपने आप को, पूरे दिन, पूरे शेड्यूल इतना प्रॉपर प्लान करो, एक एक घंटा अपना प्लान करो कि हमें टाइम ही ना मिले स्ट्रेस लेने का, टेंशन लेने का, डिप्रेस होने का। ठीक है, तो क्या क्या करना है आप लोगों को? टेबल बनाना है। अभी तो मैं सिर्फ सुश्रुत की बता रही हूँ, अभी चरक की भी बताऊँगी। ठीक है, तो आधे हाफ में सिर्फ सुश्रुत का लिखना है, आधे में फिर चरक का लिखवाऊँगी। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आती हैं। भेद है ना, 10 भेद हो गए तो कितना इम्पॉर्टेंट हो गया। पहले भी बताया था, जिसके भेद है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पढ़ लेते हैं फटाफट से। देखो श्लोक नंबर 16-17 में, अभी हाईलाइट नहीं करना। गरिष्ठ असात्मय विरुद्ध शुष्क पथ्य मिलित भोजन से एवं अधिक स्त्री संभोग व्यायाम अधारणीय वेगों को रोकने से। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, बस ध्यान में रखना क्यों हो रही हैं। दाहजनक पदार्थों के खाने से अलग अलग व मिले हुए कुपित दोष अब हाईलाइट करेंगे। गुल्म के स्वरूप की वाल्मीकि के समान उठी हुई अंतर्विद्रिधि उत्पन्न होती है। क्या हाईलाइट करना है? गुल्म रूपिणम वाल्मीक वत्स उन्नतम। ये आभ्यंतर विद्रिधि गुल्म के समान होगी और वाल्मीक के समान उठी हुई रहेगी। एक चीज लिख लेंगे, अष्ठीला प्रत्यष्ठीला में आभ्यंतर विद्रिधि चिकित्सा करते हैं। अब ये कहाँ कहाँ हो रही है, श्लोक नंबर 18 में देखेंगे। अंतर्विद्रिधि क्या होती है, कहाँ कहाँ होती है। दिल में अगर अंतर्विद्रिधि हो गई तो कैसे पता चलेगा? पेशेंट क्या बोलेगा ना, ये तो बोलेगा नहीं कि मुझे विद्रिधि हो गई, ना तो ये किसी ECG में आएगा ना किसी रिपोर्ट में आएगा ना। पेशेंट से हमें पूछना है ये हो रहा है क्या, तो हमें जानना है कि तुम्हें विद्रिधि है और तुम्हें इस वाले ऑर्गन में विद्रिधि है। तो ये ऑर्गन के लक्षण आप लोगों को बाय हार्ट करने, सिर्फ दो ही लक्षण है। ठीक है, कहाँ कहाँ होती है? गुदा, बस्ती मुख, नाभि, कुक्षी, वंक्षण, वृक्क, यकृत, प्लीहा, हृदय, क्लोम। इनको एक एक सीधे लाइन में लिख लो, 10 है टोटल। चरक ने 9 माने हैं, गुदा नहीं माना। तो जो गुदा है उसमें ऑपरेशन होता है। ठीक है, ऑपरेशन का काम जो है वो सुश्रुत का है, चरक का कोई लेना देना नहीं है ऑपरेशन में, तो गुदा नहीं माना है चरक में। ठीक है, लिख लिया? सभी लोग कैमरा ऑन कर लें, मुझे पता चले कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा, कौन सुन रहा है, कौन बस सुन ही रहा है। किसी के पास पेन भी नहीं है, देखूं मैं? दिखाओ सब लोग अपने अपने पेन, जल्दी दिखाओ। पेन ढूंढ रहे हैं क्या सब? कौन कौन लिख रहा है जल्दी दिखाओ। श्रुति, मेघा, सीतू, जिज्ञासा, आशा, लक्ष्मी, पेन दिखाओ अपने अपने। सीतू, मेघा, इनको अभी तक नहीं मिले पेन। हाँ, एक पेन नहीं मिल पा रहा है। मैं दिखा था।
ठीक है। सीतू, सीतू को नहीं मिल पाया। सीतू का कहीं छतत में पड़ रही है सीतू। चलो ठीक है, इसका मतलब लिख लिया होगा अभी तक, है ना। एक पूरी सीधी लाइन में लिखना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। 19वां श्लोक देखेंगे। इन अंतर्विद्धियों के दोषज लक्षण बाह्य विद्धिधि लक्षणों के दोषज लक्षणों के अनुसार ही जानने चाहिए तथा इनके पक्व और अपक्व के लक्षण आम पक्ष ऐषणी नामक सूत्र 17वें अध्याय से जान लेना चाहिए, ठीक है। बस ऐसे ही थ्योरी पढ़ रहे हैं अभी हम, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था ये श्लोक। देखते हैं। सबसे पहले यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे लिखा है, इसको हम बाद में पढ़ देते हैं जैसा मैंने लिखवाया है आप लोगों को। पहले क्या लिखवाया है, क्या लिखा, गुदा लिखा ना। चलो ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर से इसे याद करती हूँ हमेशा, ऊपर से नीचे गुदा सबसे एंड में पढ़ते हैं, पर इसमें उल्टा लिखा है तो पढ़ लेते हैं, उल्टा ही पढ़ लेते हैं। तो गुदा में देख लेते हैं। गुदे वात निरोधस्तु बस्तौ कृच्छाद अल्प मूत्रता। यहाँ पे वात निरोध, एब्सेंस ऑफ फ्लैटुलेंस याद रखना है। अगर गुदा में विद्रधि है तो क्या होगा, गुदा के सामने लिखेंगे वात निरोध। जितना मैं बोल रही हूँ सिर्फ उतना ही लिखना है, ज़्यादा अपना नॉलेज दिखा के पूरी लाइन नहीं लिखनी है, क्योंकि मैं ये पीजी के हिसाब से पढ़ा रही हूँ। यूजी में इतना ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि अंतर्विद्धियों के बारे में लिखें। और जैसे मैं याद करवा रही हूँ पीजी का, ये इजी भी रहेगा। अगर आपको लिखना ही है, चलो पूछ ही लिया, किस्मत इतनी ख़राब है, तो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही याद होगा, है ना। पूरी लाइन वैसे भी याद नहीं हो पाएगी। तो गुदा में वात निरोध आएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है गुदा का, क्योंकि किसी और ने नहीं माना है, ठीक है। अवरुद्ध हो जाएगा, ठीक है, जो वायु है वो पास नहीं होगी। बस्ती में क्या है, क्या होगा इसमें, वात का अवरोध बस्ती में होने से मूत्र त्याग में कठिनाई और मूत्र की अल्पता। तो यहाँ लिखेंगे कृच्छ कॉमा अल्प मूत्रता, कृच्छ अल्प मूत्रता। 21 श्लोक का फर्स्ट हाफ में लास्ट वर्ड, ठीक है। कृच्छता बस्ती है, ब्लैडर है, तो उससे रिलेटेड ही लक्षण आएंगे। पेनफुल होगा या फिर कम मिक्चुरेशन होगा। कई बार हम पानी कम पीते हैं तो पेनफुल होता है, डार्क येलोइश कलर आता है, मूत्र भी कम आती है और कुछ पेन के साथ आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नाभ्याम हिक्का, हिक्का तथा आटोप, दो चीज़ें लिखेंगे, हिक्का और आटोप। नाभि से हिक्का और आटोप। तो नाभि में हम देखते हैं गंभीरिका, हिक्का का मूल स्थान जो है वो नाभि ही होता है, ठीक है। और जो सुश्रुत है वो टॉप में है, सर्जरी में टॉप करते हैं हमेशा। टॉप में जो बुक है पूरे विश्व में, भारत में तो चलो ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो टॉप फादर ऑफ सर्जरी हैं वो हमारे परम पूज्य सुश्रुत जी हैं, तो टॉप करते हैं वो, ठीक है। तो हिक्का और टॉप आटोप आएगा नाभि। नाभि ही हमारा मूल स्थान है, नाभि से ही हम उत्पन्न होते हैं। भगवान विष्णु जी की नाभि से ही ब्रह्म जी, ऐसे कितने लाखों करोड़ों ब्रह्म जी, अगर आप लोगों ने वैदिक चार्ट देखा हो कि हम कैसे कहाँ से आ गए, हम अचानक से इतने, हमारे मम्मी पापा, इतना संसार, इतना जीव जंतु कहाँ से आ गया अचानक से। जो अगर किसी को कॉस्मोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर यूट्यूब में बहुत अच्छे वैदिक चार्ट्स दिए हुए हैं कैसे हम आए हैं। तो भगवान विष्णु अपने शैया में शेषनाग में सोए हुए हैं, उनके नाभि से
भगवान ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं और उनसे ही हम लोग आए हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा डीप में तो नहीं बताऊंगी अभी, इंटरेस्ट है तो कभी बताऊंगी आप लोगों को, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुक्षौ मारुत कोपनम। मेरे को कॉस्मोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, तो काफ़ी मैंने पढ़ा है, ब्रह्म संहिता मैंने पढ़ी है, तो बहुत अच्छा लगता है ब्रह्म संहिता पढ़ने में। आप लोग भी ज़रूर पढ़िएगा ब्रह्म संहिता, हमें पता चलता है कि हमारा जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो क्या है, वाई वी आर हियर, वेयर वी हैव टू गो, हु वी आर। ये सारे बहुत बेसिक प्रश्न हैं, ये हमें आने चाहिए। ठीक है, तो सारे प्रश्नों का आंसर हमें ब्रह्म संहिता में मिलता है। तो यहाँ पे हमें कुक्षौ से मारुत कोपनम याद रखना है। कुक्षी लिखा, उसमें मारुत कोपनम, तो कुक्षी जो है वात का स्थान है, उससे हमें याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वंक्षण, कटी पृष्ठ गृहस्थ तीव्रो। लिखो तीव्र कटी पृष्ठ ग्रह, तीव्र कटी पृष्ठ ग्रह। वंक्षण 1, कटी 2, पृष्ठ 3। ठीक है, तीनों ही आसपास ही आ रहे हैं, कमर, पीठ, इंग्वाइनल रीजन। ठीक है, 1 2 3। फिर आता है वृक्क, पार्श्व संकोच लिखेंगे वृक्क में। वृक्क का वर्णन जो है सबसे पहले शारंगधर करते हैं अपनी संहिता में, पार्श्व संकोच। वृक्क जो हैं वो पीछे होते हैं, है ना, बैकबोन। ऐसे तो आगे भी होते हैं, बट मैं याद करवाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे, पीछे करेंगे अपने दोनों हाथ, तो हम अपने फिंगर से ऐसे छू पाएंगे। ठीक है, तो पार्श्व का हमें संकोच करना पड़ता है, इस टाइप से याद करने के लिए बता रही हूँ मैं ये। ठीक है, लिखा ये। फिर प्लीहा, प्लीहा के आगे लिखेंगे उच्छ्वास अवरोध, ब्रैकेट में श्वास अवरोध। अवरोध, आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं ना, यहाँ पे डेथ होती है। जो भी हमारे 120 डेज़ की साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं आरबीसी, यहाँ पे आके मर जाते हैं। ग्रेवयार्ड बोलते हैं, जहाँ पे डेड बॉडीज मरती हैं, जहाँ पे जलाया जाता है, दफनाया जाता है, उसे ग्रेवयार्ड कहते हैं। अलग अलग धर्मों के हिसाब से हम अलग गाड़ते हैं, कोई जलाते हैं, कोई दफनाते हैं ना। तो यहाँ पे अवरोध होता है, जीवन का अवरोध, तो श्वास अवरोध आता है। ठीक है, अभी हम यकृत पढ़ेंगे तो उसमें श्वास आता है बस। ठीक है, नेक्स्ट हृदय, हृदय में लिखेंगे सर्वांग ग्रह तीव्र हृदय शूल। थोड़ा जल्दी लिखेंगे, हमें जल्दी ये चैप्टर फिनिश करना है। लिखा सभी ने? हृदय में होने से सारे शरीर में तीव्र जगराहट होगी। एओर्टा से ही, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, उधर से ही हमारे संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है ना। तो संपूर्ण शरीर में जा रहा है, तो संपूर्ण शरीर के लक्षण आएंगे, सर्वांग ग्रह और तीव्र। कार्डियक पेन तो हो गई, दिल में है तो दर्द तो हो गई। यकृत में लिखेंगे श्वास तृष्णा, तृष्णा एक व्याधि है। ठीक है, अभी हम क्लोम पढ़ेंगे तो उसमें पिपासा आता है, पिपासा एक लक्षण है, तृष्णा एक व्याधि है। कौन सा चैप्टर है? चरक चिकित्सा 21 कि 19?
कि 17? चरक चिकित्सा तृष्णा कौन सा अध्याय है? 17। हाँ, 22 मैम 17। वाह, 22 भी सुनाई दे रहा 22। है, 17 भी आ रहा है। नो 17 तो हिक्का सॉस था। पांडु कामला के बाद तृष्णा आ गया है, हिक्का श्वास चला गया कहीं और। कितना आप लोगों के पीछे पढ़ पढ़ के मैंने वो चैप्टर के नाम याद करवाए थे। चलो देखते हैं। यकृत में श्वास और तृष्णा आता है। श्वासो यकृति तृष्णा च। क्लोम में लिखेंगे पिपासा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे क्या क्या लिखा है। सबसे पहले मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, आप लोग ऊपर नीचे देख लेंगे। ठीक है, पहला हृदय में क्या होगा? सर्वांग ग्रह तीव्र शूल होगा। नाभि में हिक्का और आटोप होगा, मूल स्थान है नाभि। यकृत में श्वास और तृष्णा होगा। हेपेटोमेगैली, एक साइड का अगर हमारा लीवर बढ़ गया है ना, लीवर के ऊपर क्या होता है? डिओडेनम होता है, और इतना बढ़ गया लीवर कि हमें सांस नहीं लेते बन रहा है। इस टाइप से इमेजिन करो, और फिर हमेशा याद रहेगा कि श्वास और तृष्णा आता है ना, श्वास नहीं लेते बनेगा और प्यास लग रही है, हाँ गला सूख गया। इस टाइप से थोड़ा इमेजिन करो तो कभी नहीं भूलेगा, अदरवाइज ये भूल जाएंगे कि यकृत में आटोप था कि हिक्का था, श्वास कास तो नहीं था। ठीक है, ऐसे भूल जाएंगे, इसलिए जैसे मैं बता रही हूँ वैसे याद रखना है। ठीक है, फिर प्लीहा। प्लीहा में क्या है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, अवरोध हो रहा है किसका? सांस का। फिर क्लोम। क्लोम क्लोम का मूल क्या होता है? पिपासा। क्लोम का मूल होता है, पिपासा का मूल होता है क्लोम। क्लोम, ठीक है, पिपासा का मूल कहते हैं क्लोम को। कुक्षी वात का स्थान है, मारुतकोपनम। वंक्षण कटी ग्रह, कटी पृष्ठ ग्रह। फिर बस्ती कृच्छ अल्पमूत्रता। वृक्क में पार्श्व का संकोच होता है। गुदा में वात का निरोध होता है। ठीक है, अब हम चरक अनुसार देख लेंगे। चरक का मैं बाद में लिखवाऊंगी आप लोगों को, पहले ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। साध्य साध्यता में देखेंगे। मर्म स्थान में उत्पन्न विद्रिधि चाहे आम हो या पक्व हो, बड़ी हो या छोटी हो, कष्ट साध्य होती है। छोटी हो या बड़ी हो, कष्ट साध्य होती है। मर्म स्थान में आमो वा यदि वा पक्वो महान वा यदि व इतरह सर्वो मर्म उत्थित चापी। बस मर्म का याद रखना है, कष्ट साध्य है। स्त्राव निर्गम मार्ग। एक चीज लिखेंगे, इसमें 2 लाइन लिखेंगे। पहला लिखेंगे नाभि के ऊपर, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नाभि के ऊपर स्थित विद्रिधियां। डैश करके हृदय, यकृत, प्लीहा, कॉमा क्लोम। कॉमा आमाशय और ग्रहणी में लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिख लें इनको। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये एज इट इज़ श्लोक में नहीं आई हैं, बस ऊर्ध्व नाभि के ऊपर वाली चीज़ें बोली हैं श्लोक नंबर 25 में ही, इसलिए इसका मैंने क्वेश्चन देखा है तो ये 4 चीज़ें पूछी गई थी, हृदय, यकृत, प्लीहा और क्लोम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्त्राव हो रहा है तो मुख मार्ग से स्त्राव
लिखेंगे डैश करके, फिर से डैश करके लिखेंगे, मुख मार्ग से स्राव, मुख मार्ग से इनका जो स्राव है वो निकालना चाहिए। नाभि के ऊपर जो भी स्राव होगा वो मुख मार्ग से निकालेंगे, और नाभि के नीचे जो भी स्राव होगा वो हम गुदा मार्ग से निकालेंगे। अगर ऊपर से निकाल रहे हैं तो ये कितना डिफ़िकल्ट है ना, ऊपर से स्राव निकालना, तो इसलिए इसमें अगेन डैश करके लिखेंगे असाध्य। फिर सेकंड नंबर के पॉइंट में लिखेंगे, नाभि के नीचे स्थित विद्रिधि लिखेंगे डैश करके, बस्ती, वृक्क, कुक्षी, वंक्षण, गुदा डैश करके लिखेंगे, गुद मार्ग से स्राव, और डैश करके साध्य। ठीक है, श्लोक नंबर 26 हाईलाइट करेंगे। फर्स्ट हाफ, ऋण नाभि बस्ती वर्ज्या ये तेषु भिन्नेषु भायतः। देखो, हृदय, नाभि और बस्ती को छोड़कर अन्य स्थानों में होने वाली विद्रिधि यदि भाग्यवश भारी त्वचा में विदीर्ण हो जाती है तब मनुष्य कदाचित जीवित रह सकता है, किंतु इतर अर्थात हृदय, नाभि, बस्ती की विद्रिधियों में मनुष्य कभी भी जीवित नहीं रहता। हृदय, नाभि, बस्ती को लिख के बड़ा बड़ा असाध्य लिख देंगे। हृदय, नाभि और बस्ती, हालांकि बस्ती नाभि के नीचे आती है, फिर भी आचार्य ने स्पेसिफिकली बोला है, तो बस बोला है तो याद करना है। ठीक है, असाध्य में आना है। ठीक है, और अगर मर्म में पक्व हो या अपक्व हो तो भी वो कष्ट साध्य होगा। मर्म में याद रखना असाध्य नहीं होता है, कई बार मर्म में हम असाध्य टिक कर देते हैं ना, ये गलतियाँ होती हैं। याद रखना है, मर्म में हमेशा विद्रिधि में कष्ट साध्य आएगा। ठीक है, कहाँ पे कृच्छ है, कहाँ पे याप्य है और कहाँ पे असाध्य है, ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है। कई बार हम जल्दी में पढ़ लेते हैं, इतना ध्यान नहीं देते, इतना डीपली हम उसको नोटिस नहीं करते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन लगाते हैं ना तब समझ आता है क्या था, असाध्य था कि याप्य था कि दुष्चिकित्स था कि कृच्छ साध्य था, ऐसे कंफ्यूजन होगा। ठीक है, एक मोन एप्सिस आता है, देख लेंगे। विमर्श में चरक ने नाभिज विद्रिधि का श्रवण उभय मार्ग से माना है। ऊपर से भी कर सकते हैं और नीचे से भी कर सकते हैं। रक्त विद्रिधि देखेंगे। स्त्रियों में प्रसव उपरांत गर्भाशय से दूषित रक्त बाहर न निकलने के कारण ज्वर, दाहजनक विद्रिधि होती है। ठीक है, इसे जो मैंने बोला उसे याद रखना है। गर्भस्राव, गर्भपात होने पर तथा प्रजात अर्थात योग्य समय पर प्रसव होने पर जो स्त्रियां अहित आहार विहार करती हैं, जस्ट आफ्टर डिलीवरी, क्या बोलते हैं डॉक्टर? चाय पी लो, चाय बिस्किट खा लो। चाय बिस्किट कोई खाने की चीज़ है? वो भी इतना 2 दिन से इतना परेशान है, वो कुछ खाया नहीं है, इतना दर्द में है, और क्या बोलते हैं चाय बिस्किट खा लो। बताओ, मैंने तो बहुत सारे डॉक्टर्स को कभी हार्डली सुना होगा कि किसी ने ना बोला। सभी यही बोलते हैं आज जस्ट आफ्टर डिलीवरी कि चाय बिस्किट खा लो और ये बीटा कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड ये सब दे दो।
चाय बिस्किट नहीं खानी चाहिए, है ना। कुछ और भी अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। तो आहार अहित आहार विहार करने के पश्चात या दाह ज्वर को करने वाली घोर रक्त विवृद्धि होती है तथा योग्य रूप में प्रसव होने पर भी जिन स्त्रियों के शरीर से अशुद्ध रक्त पूर्ण रूप से नहीं निकलता, मतलब प्रॉपर सफाई नहीं होती जिनकी यूट्रस की, वह रक्त कुक्षी में मक्कल संज्ञक रक्त विवृद्धि पैदा करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मक्कल शूल होता है ना, अभी पढ़ेंगे हम लोग शारीर स्थान में। तो रक्त विवृद्धि मक्कल शूल संज्ञक रक्त विवृद्धि पैदा करती है। यदि मक्कल विवृद्धि 7 दिन में शांत ना हो तो फिर पक जाती है और फिर असाध्य हो जाती है। सुश्रुत ने मक्कल शूल संज्ञा दी हुई है इसकी आगे, ठीक है। इसका पाक काल 7 दिन है। पूछा जाता है कितने दिन में पाक होता है, कितने दिन में रक्त विवृद्धि असाध्य हो जाती है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये मैंने अभी लिखा है ना, चरक ने नाभिज विवृद्धि का श्रवण उभय मार्ग से बताया, ऐसा वाग्भट ने भी बोला है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है विवृद्धि और गुल्म में? छोटा सा ही डिफरेंस है, याद रखना है हमें। श्लोक नंबर 31 में यही दिया हुआ है। मैं लिखवा देती हूँ, अलग से लिखेंगे गुल्म और नीचे लिखेंगे विवृद्धि। पहला पॉइंट लिखेंगे गुल्म में निबंधन रहित, निबंधन रहित। थोड़ा जल्दी लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे मूल रहित। मूल नहीं होता गुल्म में, इधर उधर कहीं भी फूल जाता है पेट। सेकंड पॉइंट लिखेंगे विवृद्धि में, लिखेंगे पहला पॉइंट निबंधन सहित। विवृद्धि में मूल देखा ना हमने, मांस शोणित और इतने सारे मूल देखे, मेद अस्थि। सेकंड पॉइंट लिखेंगे गुल्म में अपाकी, पाक नहीं होता, और विवृद्धि में लिखेंगे पाकी। फिर नेक्स्ट लिखेंगे गुल्म में, गुल्म दोष प्रधान व्याधि है और विवृद्धि दूष्य प्रधान व्याधि है। ठीक है, पाक होता है इसमें, मांस रक्त में बनता है तो पाक हो जाता है विवृद्धि में, ठीक है। यही श्लोक नंबर 31 में दिया हुआ है, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इजी लैंग्वेज में मैंने लिखवा दिया है, डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं इसके नीचे पूरा, ठीक है। पहला ही वर्ड है न निबंधनो अस्ति, दूष्य नहीं होता गुल्म में, ठीक है। निबंधन का मतलब भूलना नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर एग्ज़ाम टाइम में सोचने में आएगा अरे निबंधन क्या होता है, ठीक है। असाध्य विवृद्धि का लक्षण हाईलाइट कर लेंगे, ऋण नाभि बस्ती, हृदय नाभि बस्ती में पक्व विवृद्धि और त्रिदोषज विवृद्धि असाध्य है, वर्ज्यो बोला है असाध्य, ठीक है। तो वहाँ पे हृदय नाभि और बस्ती था, प्लस त्रिदोषज भी वहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। लास्ट आता है अस्थि विवृद्धि। तो इसमें सिर्फ हमें एक ही चीज़ याद रखना है, बोन एब्सेस, यहाँ पे विवृद्धि की अपेक्षा से अस्थि विवृद्धि हो जाती है, और इसमें मज्ज परिपाको, मज्जा अस्थि में ही होता है ना, तो भीतरी में पाक हो जाता है, भयंकर पाक हो जाता है मज्जा में। सिर्फ इतना एक ही वर्ड यहाँ पे आप हाईलाइट कर लेंगे, और कैसा स्त्राव निकलता है वो एक चीज़ हाईलाइट कर लेंगे। श्लोक नंबर 29 में सेकंड हाफ, मेदह प्रभम,
पूछा जाता है कि अस्थि विदृधि में कैसा स्राव निकलता है। पहला ऑप्शन रहता है यही मज्जा, सेकंड ऑप्शन रहता है मेद, थर्ड ऑप्शन रहता है पूय, और फोर्थ ऑप्शन रहता है श्वेत। श्वेत। तो कितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है कि नहीं। मेद तो कहीं से कहीं तक टिक नहीं होगा। होगा क्या, क्या टिक होगा सबसे? सुना ध्यान से क्वेश्चन, क्या टिक करेंगे? अस्थि से कैसा स्राव होता है? बताओ मेघा, सब बताओ। मज्जा। मज्जा होता है, सभी यही सोचेंगे अस्थि के अंदर तो मज्जा होता है, मज्जा वाला स्राव निकलेगा। बट कैसा निकल रहा है? कोई सोच ही नहीं सकता कि मेद जैसा निकलेगा ना। मेद इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये गलत होता है, याद रखना। देखो आयुर्वेद, लास्ट लाइन देखो, आयुर्वेद शास्त्र में कुशल वैद्य मज्जा के इस पाक को अस्थि विदृधि कहते हैं तथा यह सर्व दोषों से युक्त भयंकर रुजादायक होती है। सर्व दोष रुजावहम को सर्कल कर लेंगे, ये आया है अस्थि के लिए, बोन एब्सेस। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अभी बताऊं चरक के अनुसार, या कल बताऊं? मैम कल मैम डिनर खत्म हो जाता है हम लोग का हॉस्टल चलो में। ठीक है, चलिए ठीक है। अभी हम फटाफट से लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हृदय। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बस जो बेस हमको रखना है वो सुश्रुत का रखना है इन विदृधि पर। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। हृदय हमने क्या पढ़ा था? सर्वांग ग्रह और तीव्र हृदय शूल पढ़ा था। ठीक है, आचार्य चरक ने लिखेंगे हृद घट्टन, तमक श्वास, कॉमा प्रमोह, कॉमा कास, और श्वास। मैम एक बार रिपीट करिए। हृद घट्टन, तमक, प्रमोह, कास, श्वास। एक कनेक्शन होता है जो हार्ट और लंग्स के बीच में रहता है, उसे कॉर परमोनेलिल कहते हैं। ठीक है, तो जो भी व्याधियाँ लंग्स में हो रही हैं तो वो हार्ट में, और जो हार्ट में हो रही हैं वो लंग्स में ट्रांसफ़र होने का ये एक माध्यम होता है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कास और श्वास जो है लंग्स के रोग हैं। ठीक है, तो लंग्स जो है, हार्ट इन बिटवीन लंग्स ही रहता है, तो इस टाइप से आप लोगों को सोचना है, तो ये याद रहेगा। ठीक है, कास श्वास जो है हृदय से लंग्स में डेविएट हो गया है चरक के अनुसार। हृदय घट्टन, ठीक है, घट्टन हो रहा है। और प्रमोह मतलब बेहोशी के पहले जो डिजीनेस सी होती है ना, ऐसे ऐसे झूलते हैं, वो वैसा होता है ना, क्योंकि प्रॉपर हमारा ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तमक भी याद रखना है, तमक श्वास से तमक याद रखेंगे। नेक्स्ट नाभि है, तो नाभि में सिर्फ हिक्का आता है, उन्होंने आटोप नहीं बोला, क्योंकि टॉप में कौन है? टॉप में तो एक ही होते हैं, सुश्रुत। ठीक है, तो टॉप नहीं बोला उन्होंने। नेक्स्ट यकृत। यकृत में श्वास रोग आता है। हमने यकृत में श्वास और तृष्णा दोनों पढ़ा था ना। यहाँ पे राइट हैंड साइड में इतना बड़ा हो गया सांस लेने में परेशानी हो रही है, और फिर बहुत प्यास लग रही है। आचार्य चरक को प्यास नहीं लग रही है। प्लीहा में श्वास अवरोध पड़ा था, तो यहाँ पे लिखेंगे उच्छ्वास अवरोध, सेम ही है, सेम। क्लोम में पिपासा था, इधर भी पिपासा है, और मुख शोष गलग्रह भी है। जो पिपासा होता है उसमें ये लक्षण होते हैं, मुख शोष, गलग्रह, मुंह सूख जाता है, तभी तो प्यास लगती है।
ठीक है, बहुत टाइम तक नहीं मिले तो ग्रह हो जाता है, इस टाइप से याद रखें, ठीक है। फिर कुक्षी में हाईलाइट लिखेंगे इसको, मारुत कोपनम हमने पढ़ा था, इसमें लिखेंगे कुक्षी पार्श्वांतर शूल, कॉमा कुक्षी पार्श्वांतर शूल और अंश शूल, अंश शूल। देखो शूल शूल जो कुक्षी होता है वो वात का स्थान होता है और बिना वात के शूल नहीं होता, ठीक है। तो अंश शूल कंधे में भी शूल है और कुक्षी पार्श्वांतर में है, वहाँ तो ये तो पोजीशन है, वहाँ तो हो गया ही पेन। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेंगे इसको अच्छे से। और शूल शूल को सर्कल करके वी लिख देंगे तो याद रहेगा, वी वात। वंक्षण में लिखेंगे शक्ति साध। हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, कटी पृष्ठ, यहाँ पे सिर्फ शक्ति का सदन हो जाएगा। बस्ती में मलमूत्र त्याग में कष्ट और दुर्गंध, ब्रैकेट में पूती लिख लेंगे, पूती। फिर वृक्क में लिखेंगे पृष्ठ कटी ग्रह, थोड़ा ध्यान रखना है इसका, क्योंकि जब हम वंक्षण पढ़ते हैं तो वंक्षण में हम पढ़ते हैं कटी पृष्ठ ग्रह, और आचार्य ने वृक्क में कटी पृष्ठ ग्रह बता दिया, ठीक है। तो ये याद रखना है, पार्श्व संकोच सिर्फ एक जो है वो सुश्रुत ने माना है। जो वृक्क है, किडनियाँ हैं, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं उस टाइप से याद रखना है, पीठ से स्टार्ट हो रही हैं और फिर कमर पर और फिर ग्रह हो जा रहा है, ठीक है। इसका रोग होता है तो पहले पीठ फिर कमर और फिर ग्रह हो रहा है, दोनों चीज़ों का। तो पृष्ठ से जो स्टार्ट हो रहा है वो वृक्क है, ठीक है, याद रखना, पृष्ठ से स्टार्ट हो रहा है ये। पीठ से, पीठ में ही तो रहते हैं वृक्क, ठीक है। बाकी गुदा तो माना नहीं है, ठीक है, इतने ही होते हैं चरक अनुसार।